फिर से स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। और आप लोगों को बता दें, वैसे बच्चे जो इस बार 10th का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और वीडियो को पूरा देखें। आज हम लोग इस वीडियो में जो है वो द्विघात समीकरण टॉपिक से जो चैप्टर है 10वां में, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग अलग अलग तरह का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द्विघात समीकरण का करेंगे। और आप ये लोग इतना यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद जो है आप लोगों का जो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है वो एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग से नहीं बनेगा। द्विघात समीकरण का जितना भी क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन आप लोगों से 100% है कि सॉल्व हो जाएगा। और जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे एग्जाम में भी हूबहू उसी तरह का ही क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, नहीं तो 100% उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछेगा। इसलिए जो बच्चे इस बार 10th का एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, वो इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझे, देखे और लाइक शेयर भी कर दे। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक जो है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है इसके बारे में सबसे जानना जरूरी है। द्विघात यानी कि जो चर पद होते हैं, जैसे आप लोग को बता दें चर पद क्या होता है। तो मैथ में जो XYZ होता है, जो वेरिएबल होता है, उसका मान निश्चित नहीं होता, फाइंड आउट करने पे उसका मान जो है वो निकलता है। तो वैसे पद को हम लोग जो है वो चर पद कहते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में अगर चर पद का पावर जो है अगर 2 रहता है तो ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे इसका जो सामान्य रूप होता है वो इस तरीके से होता है, ax² प्लस bx+c। ये जो है द्विघात समीकरण का रूप है, ठीक है। यानी कि ये ax² प्लस bx+c ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। यानी कि इस रूप में जो समीकरण रहता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो हम लोग ये इसके बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण जो है वो जो उसका क्वेश्चन है वो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि द्विघात समीकरण का जो रूप है वो इस तरह का होता है, ax² प्लस bx+c के रूप में जो समीकरण दिया रहता है तो समझ जाइएगा कि वो द्विघात समीकरण है। या फिर ज्यादा ये होता है तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो उसका चर पद होगा उसका पावर जो होगा वो कितना होगा, अधिकतम 2 होना चाहिए। तो आप समझ जाइएगा कि वह द्विघात समीकरण है। समझ रहे हैं ना, द्वि मतलब 2 और घात मतलब इसको घात बोला जाता है जो पावर के रूप में रहता है। तो जिसका घात जो है वो 2 रहता है वो कहलाता है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, आइए हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें द्विघात समीकरण में देखिएगा तो इसमें क्या है कि पहचानने के लिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए अभी हम कुछ देर हम लोग पहले बात किए कुछ देर पहले कि जो समीकरण है वो ax² प्लस bx+c के रूप में रहता है वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया x² प्लस 2 और ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये बात याद रहा तो द्विघात समीकरण को आप कितना भी घुमाकर पूछे वो उसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा, द्विघात समीकरण को पहचान लीजिएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका जो चर पद है किसी भी चर पद पे पावर अधिक से अधिक 2 है या नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 रहना चाहिए, किसी एक चर का जो है घात जो है वो 2 रहना चाहिए, बस यही देखना है। तो जैसे कि हम लोग को मान लीजिए कि ये x² प्लस 2 है तो आप कहिएगा सर इस रूप में तो ये नहीं है, आप तो बोल रहे हैं कि ax² प्लस bx+c के रूप में है। तो देखिए ये उस रूप में नहीं है तो उस रूप में हम इसको बना सकते हैं। जैसे ये x² तो है ही, उसका देखिए कुछ नहीं है मगर बगल में एक छिपा हुआ रहता है तो x² है। अगर ये वाला bx वाला पद नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे करके बना लेंगे और ये हो गया, आ गया इस रूप में, ठीक है ना। तो हम लोगों को जो देखना है द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए तो वो सबसे पहले देखना है कि चर पद का पावर 2 है या नहीं है। अगर किसी चर पद का पावर 2 है
तो वही द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि दो समीकरण को आपस में गुना के रूप में दे देता है और गुना करने के बाद उसमें पता चल पाता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हर एक कंडीशन में जैसा भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोगों को एक ही चीज ध्यान रखना है, और आप लोग ये ध्यान रखिए, एक या दो क्वेश्चन 100% है कि ये वाला रहेगा ही रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो उसको पहचानने के लिए बस ये करना है, उसमें देखना है कि किसका कोई भी चर पद ऐसा है जिसका घात 2 है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखे कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो हम लोग वही देखेंगे चर पद, यानी कि एक्स वाई जेड है, ये क्या है, चर पद है। तो देखेंगे कि इसमें एक्स का पद दिया हुआ है, तो एक्स में कौन सा ऐसे समीकरण है जिसमें उसका घात 2 है। तो देखिए इसमें एक्स का घात क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। अब इसमें देखिए एक्स का घात 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया। तो ये हमारा जवाब जो है वो हो जाएगा बी नंबर। और तीसरा वाला देखिए तो इसका 3 है, तो वैसे ही नहीं होगा, और यहाँ पर है तो ये एक्स का घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा चर पद है जिसका घात जो है वो 2 है। 2 से ना ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अगर 2 होगा, इस रूप में नहीं भी रहेगा, तो इस रूप में हम लोग उसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि समीकरण का जो है वो मूल ज्ञात करना है। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो 2 होता है, ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, इस द्विघात समीकरण को, तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा, मान आएगा, वो 2 मान आएगा। वो 2 मान जो है वो एक जैसा भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका कंडीशन भी होता है, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस तरह का जब समीकरण आ जाएगा तो देखिए ये जो समीकरण है वो बहुत तरीके से बनता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे फर्स्ट इंटू लास्ट के नियम से। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट का नियम क्या होता है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से ही सोल्व होता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट का मेथड क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं, सो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पहला वाला है और आखिरी वाला है, ये दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो ये दोनों को गुना करने पर हमें मिलेगा 4x स्क्वायर। ठीक है, ये प्रथम वाला को और आखिरी वाला को गुना करते हैं तो हमारा कितना जाता है, 4x स्क्वायर। उसके बाद ये जो बीच वाला जो है, ये बीच वाला, इसको ऐसे 2 फैक्टर में हम लोग को तोड़ना है कि उसको जोड़ने पे जो है वो या घटाने पे -4x आना चाहिए और गुना करने पे +4x स्क्वायर आना चाहिए। समझ रहे बात को, यानी कि उसको जोड़े या घटाए तो ये आ जाना चाहिए -4x, और गुना करे दोनों को आपस में, वो जो 2 फैक्टर हम लोग लेंगे तो उसको गुना करने पर हमें आना चाहिए +x स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे इसको देखिए, इसको 2x और -2x में तोड़ सकते हैं। -4x है तो इसको हम लोग -2x और -2x में तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद जब हम लोग -2x को जोड़ेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा -4x। अगर -2x और -2x को गुना करेंगे तो माइनस माइनस जो गुना होगा तो वो हो जाएगा प्लस, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और x में 1 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर। यानी कि ये हमारा खंड हो गया, इसको हम लोग तोड़े हैं। अब क्या करें, जो हमारा शर्त है कि जोड़ने पे ये आना चाहिए और गुना करने पे नीचे वाला ये आना चाहिए, तो अब इसको आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 2 एक्स है और इसमें 1 एक्स है, स्क्वायर का मतलब इसमें 2 एक्स है, तो 1 एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x -2।
दूसरा है यहाँ पे -2 कॉमन कर दीजिएगा तो एक यहाँ पर बच जाएगा x और -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों को एक जगह कॉमन करके लिख लीजिएगा x -2 को, तो इधर भी बच जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए तो x -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। फिर यहाँ पर है x -2 बराबर 0, तो x बराबर जो है वो हो जाएगा हमारा 2, -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा वो +2, यानी कि हमारा मूल आ गया 2 2। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, चौथा नंबर आंसर जो है वो हमारा सही हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन है मूल ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग ज्यादातर कोशिश करें कि ये गुणनखंड विधि से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ गए? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि d² बराबर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि b² - 4ac का मान जो है अगर वो 0 के बराबर होता है तो मूल जो होगा, वो जो हमारा जो मूल प्राप्त होगा मूलक, वो किस तरह का होगा। तो सबसे पहले बता दें ये d बराबर b² माइनस 4ac है, तो इसको हम लोग विवेतकर या विवेचक भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी द्विघात समीकरण का विवेतकर निकालते हैं या विवेचक निकालते हैं, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है ना, तो 0 आ जाएगा तो जो मूल होगा वो समान और वास्तविक होगा। इसका मतलब ये, जैसे कि किसी इक्वेशन को हम लोग सोल्व किए और एक जैसे इससे पिछला वाला इक्वेशन हम लोग सोल्व किए थे तो उसका मान क्या आया था, मूलक क्या आया था, दोनों का दोनों आया था 2, यानी कि x का जो वैल्यू आया था 2 2 आया था, बराबर आया था। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका भी विवेतकर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो उसका विवेतकर 0 होगा, इसीलिए उसका मूलक जो है वो क्या आ गया, समान आ गया। तो कभी भी ये विवेतकर, ये फॉर्मूला याद भी रखिएगा, क्या कि इससे विवेतकर निकालना भी एक क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा। तो ये याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विवेतकर। डी से, कैपिटल डी से इसको सूचित किया जाता है। अगर ये b² माइनस 4ac, अगर किसी भी द्विघात समीकरण का विवेतकर निकालना होता है तो हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं, b² माइनस 4ac। इसमें a b c का वैल्यू रखते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो उसका मूल जो होगा वो वास्तविक और समान होगा। अगर उसका 0 के बराबर नहीं आता है और पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4, माइनस में -1 2 3 4 नहीं, अगर -1 2 3 4 आ जाएगा तो उसका हल होगा ही नहीं। ठीक है ना, अगर प्लस में 1 2 3 4 मतलब 0 से ऊपर आता है तो उसका जो वास्तविक तो होगा लेकिन उसका जो असमान नहीं रहेगा, यानी कि दोनों मूल जो है वो अलग अलग होगा। हो सकता है एगो 2 हो, एगो 5 हो, एगो 7 हो, एगो 8 हो, अलग अलग हो। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि हम लोग b² माइनस 4ac निकालते हैं, अगर उसका मान जो अगर 0 आ जाता है तो वो जो मूलक निकलेगा वो वास्तविक और समान निकलेगा। ठीक है ना, अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो उसका जो मूलक निकलेगा वो वास्तविक होगा और भिन्न होगा। अगर माइनस में आ जाता है तो वो द्विघात समीकरण जो है वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ये d बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल होंगे, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हुए थे, तो पिछला क्वेश्चन क्या था, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही ना था। तो इसको हम लोग सॉल्व किए थे तो x का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, 2 2 आया था। अब देखिए अगर हम लोग इसका d बराबर क्या है, b² माइनस 4ac, देखिए इसका ये निकालेंगे तो 0 के बराबर रहेगा। ठीक है ना, क्या कि इसका विवेक जो मूल था वो क्या था, 2 2 आया था, समान आया था। तो b, तो यहाँ पर देखिए a बराबर हो जाता है x के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 छुपा हुआ रहता है, और b जो है वो हमारा b क्या हो जा रहा है, -4, और c क्या है 4। देखो यहाँ x के पहले अगर कुछ नहीं है मतलब 1 छुपा हुआ है तो ये हो जाता है a, और जो x के बगल में जो गुणांक रहता है वो हो जाता है b चिन्ह के साथ, और c में जो रहता है, ये लास्ट में जो संख्या रहता है वो हो जाता है c चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे b, तो b का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू कितना है, 1 गुने c का वैल्यू कितना है, 4। अब ये देखिए -4 गुने -4, -4 गुने -4 करेंगे तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, और 4 में 4 से करेंगे तो 16, और फिर इसको गुना करेंगे 4 में 1 से तो 4, ये माइनस है तो माइनस दे देते हैं, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, फिर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, और 16 16 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0।
तो इसीलिए इसका जो आंसर आया था वो क्या आया था, 2 आया था। तो विभेदकर निकालने का यही तरीका है। अगर विभेदकर यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, जो मूल्य निकलेगा, वो वास्तविक और समान होगा। और 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक और भिन्न होगा, और 0 से छोटा रहेगा तो उसको हम लोग मतलब कि सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि इसका जो मूल होगा, इसमें पूछ रहा है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, समान होगा या काल्पनिक होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, इसमें चेक कर लेना हम लोगों को कि इसका विवेचक जो है, विभेदकर जो है वो क्या है। तो विभेदकर चेक करने के लिए हम अभी आप लोगों को क्या बताएं कि इसको चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें बी जो है वो नहीं है। ठीक है ना, तो उसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में बना लीजिए। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग विभेदकर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि एक ही तरीका से हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या हो गया, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब एक छुपा हुआ है, और बी क्या हो गया 0, और सी क्या हो गया 1। तो डी बराबर अभी विभेदकर में हम लोग को बताएं फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4, ए का वैल्यू जो है वो 1 और सी का जो वैल्यू है वो 1। सबको आपस में गुना करेंगे तो डी का वैल्यू कितना आ गया, -4। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि अगर विभेदकर माइनस में आता है, निगेटिव आता है, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसका यानी कि उसको हम लोग बोल सकते हैं इसका जो मूलक होगा वो काल्पनिक होगा, बस कल्पना कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो बस सपना ही देख सकते हैं, उसको हकीकत बनाना जो है वो लगभग कुछ सपना ऐसा होता है जो नामुमकिन होता है, बस कल्पना कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसका कल्पना कर सकते हैं, यानी कि काल्पनिक, ये हो सकता है, वो हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये कंफर्मेशन नहीं रहता है। तो इसका जो विभेदकर जो है वो कितना आया, -4। यानी कि जैसे ही विभेदकर निकालने पर अगर माइनस आ जाता है, देखो 3 कंडीशन है। पहला 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से कोई भी संख्या आएगा तो वो वास्तविक होगा, लेकिन उसका मूल जो होगा दोनों अलग अलग होगा, यानी कि भिन्न होगा। अगर विभेदकर निकाले डी, और डी का जो वैल्यू है वो अगर 0 आ गया तो वो वास्तविक होगा, और उसका जो मूलक होगा वो दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, दोनों 2 2 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, यानी कि दोनों एक ही जैसा होगा। और तीसरा है कि अगर विभेदकर निकाले और उसका वैल्यू आ गया हमको निगेटिव में, यानी कि -1 2 -3 -4 इस तरह से आ गया, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है, -4, यानी कि ये निगेटिव है, यानी कि ऋणात्मक मान आया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, काल्पनिक। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि द्विघात का सूत्र। ठीक है ना, जैसे हम लोग बहुत ऐसा द्विघात समीकरण देखते हैं तो उसको बोला जाता है कि द्विघात के सूत्र से सॉल्व कीजिए, यानी कि जो एक्स का जो मूलक निकलता है, जो हमारा मूलक निकलता है, तो हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि उसको हम लोग गुणनखंड तरीके से खंड करके फर्स्ट इंटू लास्ट के तरीके से जो होता है उस तरीके से बनाए थे। अगर आपको बोला जाता है कि द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाइए, तो द्विघात समीकरण का सूत्र जो है एक्स का जो वैल्यू निकालते हैं तो इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका जो सूत्र होता है वो एक्स निकालने के लिए जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा कि d बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहीं कहीं हो सकता है ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रहे -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, अगर इस तरीके का दिया है तो चलो ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं पे इस तरीके से भी दे देगा कि -b प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो जो d जो होता है वो किसके बराबर है, इसी के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ना देके रूट के अंदर में क्या देता है, d। ठीक है ना, तो अगर ये वाला नहीं देखिएगा, ये वाला देखिएगा तो इसको टिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो वहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना, दोनों जो है वो सही है, तो ऑप्शन में जो रहेगा उस तरीके से हम लोग उसको टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ये सूत्र है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, और इसको याद रखिएगा तो आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है,
इस वीडियो में हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर वो सारा क्वेश्चन आप लोग देखते हैं तो द्विघात समीकरण का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कौन है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट हमको मिल गया। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि समीकरण 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के मूलक का योग क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, आज जो हम लोग जितने तरह का क्वेश्चन किए हैं उसमें आप लोग को 2-3 चीज जो है वो याद रखने की जरूरत है। ठीक है, जिसमें पहला जो है वो आप लोगों को याद रखने का जरूरत है विवेतकर, यानी कि डी। ठीक है ना, इसको हम लोग विवेतकर या फिर विवेचक, ये दोनों नाम से जानते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये याद रखने का जरूरत है। अगर चाहते हैं कि द्विघात समीकरण का जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन से ज्यादा ही रहता है द्विघात समीकरण का, ठीक है ना, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए सारा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो जो ये 2-3 चीज है इनको बस आप याद रखिए। सबसे पहला है कि ये डी जो विवेतकर है, इसका जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको याद रखिए। विवेतकर निकालने के पूछेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, या किसी समीकरण के बारे में पूछेगा कि उसका जो मूल होगा उसका प्रवृत्ति किस तरह का होगा, वास्तविक होगा, भिन्न अलग होगा, या वास्तविक होगा, समान होगा, काल्पनिक होगा, इस तरह के ऑप्शन रहेंगे। तो वहां पे चेक कर लेना। जैसे कि हम बता दिए कि यहाँ पर जो है वो ये लिख लीजिए कि डी जो है वो अगर 0 से बड़ा होगा, पहला तो ये हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। ठीक है, अगर डी 0 के बराबर है, ठीक है, तो इसका जो मूलक निकलेगा वो निकलेगा वास्तविक और समान, यानी कि दोनों मूलक क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर डी जो है वो 0 से छोटा है तो इसका जो मूलक होगा वो होगा काल्पनिक, यानी कि कल्पना। ठीक है, तो ये हो गया विवेतकर का, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे आप कर लीजिएगा द्विघात समीकरण का। दूसरा जो याद रखना है वो आपको याद रखना है, मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको याद रखना है। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बहुत जगहों पे पूछ देता है। और तीसरा चीज जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो मूलक हम लोग का निकलता है, जैसे मान लीजिए एगो मूलक, जैसे x का हमेशा द्विघात समीकरण में 2 वैल्यू में निकलता है, तो अगर एगो को हम लोग मान लेते हैं अल्फा पहला मूलक को, और दूसरा मूलक को हम लोग मान लेते हैं बीटा, यानी कि अल्फा मान लिए जो 2 मूलक निकला वो पहला मान लीजिए अल्फा हो गया और दूसरा जो मूलक होगा वो बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पूछता है कि अगर दोनों मूलक को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, इसमें यही कह रहा है कि मूलकों का योग, यानी कि इस समीकरण में 2x स्क्वायर बराबर 8x जो दिया हुआ है, इसका जो मूलक निकलेगा, यानी कि x का जो 2 वैल्यू निकलेगा, वो दोनों वैल्यू को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व आपको नहीं करना है। इसके लिए यहाँ पे योग, और कभी कभी योग के जगह पे गुणनफल भी पूछेगा, गुणनफल कभी कभी नहीं, पूछता ही पूछता है। ठीक है ना, तो या तो मूलक का योग पूछेगा या मूलक का गुणनफल पूछेगा। तो आपको इसके लिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग 2 चीज याद रखिएगा कि अगर मूलक का योग पूछेगा, यानी कि 2 मूलक मान लीजिए एगो अल्फा एगो बीटा है, अगर दोनों मूलक का अगर योग पूछेगा तो आप सीधा लिखिएगा ये माइनस बी बाई ए, इसको याद रखिए। ठीक है, मूलक का योग जब भी पूछेगा तो माइनस बी बाई ए। अब जैसे यहाँ मूलक का योग पूछ रहा है तो हम बी बाई ए, तब यहाँ पर देखिए ये समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर प्लस, इधर सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो इस 8 को अगर हम लोग इधर कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मूलक का योग बराबर हम क्या बताए, माइनस बी बाई ए, तो यानी कि इसमें b जो होगा वो यही होगा और a जो होगा वो ये होगा, यानी कि माइनस बी बाई ए होता है। तो यानी कि माइनस और b का वैल्यू कितना है, -8
और a का वैल्यू कितना है 2, तो ये माइनस माइनस जो हो जाएगा वो प्लस 8/2, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और मूलक का अगर गुणनफल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, और इस तरह का आगे का जो क्वेश्चन है उस चीज को समझने के लिए आप लोग जो है वीडियो का जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें होगा, एक ही में करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस 2 वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते हैं और जितना भी क्वेश्चन है उसको एक बार अपने खुद से प्रैक्टिस करके बना लेते हैं तो इतना यकीन रखिए कि द्विघात समीकरण का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।